बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या हम आम बोलचाल में कह देते हैं वैद्युत सेल। ठीक है, वैद्युत सेल बच्चों, इसे हम आपको लैब में भी बनवाते हैं। लैब में हम लैग्रांज से सेल बनवाते हैं। तो उसमें हम आपको क्या देते हैं, एक ये कांच का या प्लास्टिक का एक बर्तन दे देते हैं बेलनाकार, और उसमें हम आपको दो छड़ देते हैं। एक छड़ कार्बन की बनी हुई होती है और दूसरी छड़ जस्ते की होती है। उनके ऊपर हम तांबे के तार, ये पीतल की टोपी होती है, और उनके ऊपर हम तांबे के तार लपेट देते हैं। इस समायोजन को हम वैद्युत सेल कहते हैं। क्लियर? अब बच्चों, इसका आपने शुष्क रूप देखा होगा, जैसे आपने बैटरी में, टॉर्च जिसे कहते हो, टॉर्च में आपने सेल डाली हो, तो वो इसी सेल का एक शुष्क रूप होता है। क्लियर? अब हम इसे लैब में जब बनाएंगे तो इस तरह से एक हम बर्तन लेंगे, कांच का या प्लास्टिक का, उसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट यहाँ हम क्या भर देंगे, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। हम अमोनियम क्लोराइड का घोल इसमें बच्चों भर देंगे, और उसमें हम दो इलेक्ट्रोड डालेंगे। एक कार्बन की छड़ होगी और एक जस्ते की छड़ होगी। क्लियर? जैसे ही बच्चों हम इनको डिप कर देंगे और इनके बीच हम, ये इलेक्ट्रोड है, इनके बीच हम यदि कोई वोल्ट मीटर लगाएंगे तो हम देखेंगे कि उसका विद्युत वाहक बल या वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है 1.4 या 1.5 तो खैर नहीं आ पाती, लेकिन 1.4 से थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब ये इस सेल का विद्युत वाहक बल है, जो मैं आपको अभी चर्चा करूंगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत सेल है क्या। वैद्युत सेल में हमने सारे रासायनिक पदार्थ भरे हुए हैं। दोनों हमारे पास जो इलेक्ट्रोड हैं वो रासायनिक पदार्थ की हैं। इसके अलावा हमने इसमें वैद्युत अपघटक पदार्थ भरा है, वो रासायनिक पदार्थ है। और उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ बच्चों कि यदि हमने इसे किसी बल्ब से कनेक्ट कर दिया कम एम्पियर के बल्ब से, तो वो बल्ब जलने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि रासायनिक ऊर्जा किस में बदलने लगी, वैद्युत ऊर्जा में बदलने लगी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैद्युत रासायनिक सेल क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है, वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्लियर? तो लिखिए इसकी डेफिनेशन, लिखिए, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। क्लियर? अब अथवा इसकी दूसरी डेफिनेशन मैं आपको और बच्चों समझाऊंगा। देखिए, आप जानते हैं कि यदि हमें किसी परिपथ में, जैसे मैं ये बना दूं कि ये हमारे पास कोई बल्ब है, ये परिपथ मैंने लगा दिया और इससे हमने एक बैटरी जोड़ दी। ठीक है? अब ये बैटरी क्या करेगी, या ये सेल क्या करेगी? ये सेल इस बल्ब के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित करेगी, और जब विभवांतर स्थापित होगा तो इसमें धारा बहेगी, और धारा बहेगी तो इसका प्रतिरोध R है ही है। तो क्या होगा बच्चों, ये वैद्युत धारा के कारण वैद्युत ऊर्जा किस में बदल जाएगी, बोलो, यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगी। इस तरह से सेल ने क्या किया, सेल ने यह किया कि आवेश को चक्रित कराया इस तरह से पूरे परिपथ में। तो दूसरी डेफिनेशन इसकी लिखिए कि किसी वैद्युत परिपथ में आवेश को चक्रित कराने के लिए वैद्युत सेल एक साधन है, या दूसरे शब्दों में वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी वैद्युत परिपथ में आवेश को चक्रित कराया जाता है। दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, दोनों में से आप कोई सी भी लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, इसके बाद में आता है बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल।
सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। अब देखिए बच्चों, यदि हम सेल से कोई धारा नहीं ले रहे, उसे हम कहते हैं खुला परिपथ, ओपन सर्किट, तो सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि ये हमारे पास एक लैग्रांज सेल है और जब हम इसके इलेक्ट्रोडों को किसी वोल्ट मीटर से जोड़ते हैं तो वो लगभग 1.5 के आसपास वोल्ट मेजर करता है। इसका मतलब इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। अर्थात जब सेल से धारा न ली जा रही हो, जब सेल से धारा न ली जा रही हो तो सेल के सिरों के बीच या सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर? तो देखिए डेफिनेशन कि जब सेल से वैद्युत धारा न ली जा रही हो, अर्थात खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर? अब मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन दूंगा, अथवा देखिए बच्चों, ये आवेश को प्रवाहित किया किसने? इस आवेश को चक्रित कराया किसने? इस सेल ने कराया। तो इस प्रक्रम में सेल को कार्य करना पड़ता है और एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में चक्रित कराने के दौरान सेल द्वारा किया गया कार्य ही सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो दूसरी डेफिनेशन लिखिए कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में चक्रित कराने के दौरान किया गया कार्य ही सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। फिर से सुन लीजिए, किसी परिपथ में एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में चक्रित कराने के दौरान किया गया कार्य ही सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यदि आवेश Q को सेल सहित पूरे परिपथ में चक्रित कराने के दौरान किया गया कार्य W हो तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q। क्लियर? अब देखिए, ये हमने विभवांतर की फॉर्मूला बताया था, तो विभवांतर का फॉर्मूला है तो इसका मतलब विद्युत वाहक बल का भी वही यूनिट है जो किसका है? बोलो, जो किसका यूनिट है? जो विभवांतर का यूनिट है। तो विद्युत वाहक बल का यूनिट क्या होगा बच्चों? यूनिट जूल पर कूलम, जूल पर कूलम अथवा वोल्ट। एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? यह एक अदिश राशि है। क्लियर? अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। देखिए बच्चों, आपने प्रतिरोध को तो मैंने
खूब एक्सप्लेन किया था। प्रतिरोध का मतलब होता है कि धारा के प्रवाह में बाधा, रुकावट। अब ये आ रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसका मतलब सेल के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है वो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जैसे हमने यहाँ इसमें अमोनियम क्लोराइड भरा हुआ है, तो ये वैद्युत अपघटय पदार्थ अमोनियम क्लोराइड जब हम सेल से धारा प्रवाहित करते हैं तो ये धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो क्या डेफिनेशन हुई कि सेल से धारा लेते समय, सेल से धारा लेते समय सेल के अंदर भरा वैद्युत अपघटय पदार्थ धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए कि सेल से धारा लेते समय सेल के अंदर भरा वैद्युत अपघटय पदार्थ धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, इसके लिए हम एक्सप्रेशन निकालेंगे कि ये हमारे पास मान लो कोई सर्किट है, परिपथ है, और इसमें हमने लोड रेजिस्टेंस R लगाया, जैसे कोई बल्ब भी लगा दिया, और ये हमने जोड़ दिया एक सेल से, और इस सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R। मान लो धारा कितनी प्रवाहित हुई बच्चों इससे? I। तो लिखिए, माना E वैद्युत वाहक बल तथा स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध की कोई वैद्युत सेल लोड रेजिस्टेंस R में I धारा प्रवाहित कर रही है। तब देखिए, I बराबर तुल्य वैद्युत वाहक बल, तुल्य वैद्युत वाहक बल अपॉन तुल्य प्रतिरोध। ठीक है बच्चों? अब I बराबर, देखिए तुल्य वैद्युत वाहक बल तो हमने E लगाया, और कोई अलावा तो हमने बैटरी लगाई नहीं या कोई सेल और नहीं लगाई, और तुल्य प्रतिरोध हो गया बच्चों R प्लस R। तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में आपको काम आने वाला है कि I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। अब इसी को हम ड्राइव करेंगे, तो देखिए बच्चों, ये आया E इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल r, या E माइनस आई आर इक्वल टू आई आर। ओम के नियम से क्या कहता है बच्चों ओम का नियम? V इक्वल टू आई आर। यहाँ विभव पतन कितना होगा? V होगा, तो V इक्वल टू आई आर। तो E माइनस V इक्वल टू आई आर, या R बराबर क्या आया बच्चों? E माइनस V अपॉन आई। क्लियर? ये फार्मूला है आंतरिक प्रतिरोध निकालने का। दूसरा, चूंकि I बराबर V अपॉन R, तब स्मॉल r बराबर E माइनस V अपॉन V अपॉन R, या R इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू R, या R बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? देखिए, डिवाइड कीजिए, E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। इसका हम यूज करेंगे जब हम आपको पोटेंशियोमीटर द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे, तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से
हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको समझ में आया? तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेलों का संयोजन पढ़ाऊंगा और आपको तीनों क्रम में आपको क्लियर करूंगा। वेरी वेरी थैंक्स।